नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को और मीडिया में भी खास तौर से जो विजुअल मीडिया है, मैं प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया की बात अभी नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने विजुअल मीडिया के एंकर्स पर, उनके कंटेंट पर, उनके प्रोग्रामिंग पर और जो ये संप्रदाय को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के जिस तरह के प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, जिस तरह की चर्चाएं कराई जाती हैं, जिस तरह के मेहमानों को स्टूडियो में बुलाया जाता है या लाइव जोड़ा जाता है और जिस तरह की वो फायरी स्पीच करते हैं, उनका मंतव्य क्या है, मकसद क्या है, यानी फायरी स्पीच करने वालों का या नफरती बातें करने वालों का, ये तो वो जाने। लेकिन अगर टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल जिनको हम कहते हैं, वो न्यूज़ चैनल है कि नहीं है, ये भी एक बहस का विषय है। लेकिन जिस तरह के कंटेंट तैयार करके और जिस तरह के चेहरों को दोनों तरफ से जोड़ते हैं और किसी एक आध पत्रकार को बुला लेते हैं जो अपने आप को फँसा हुआ-सा महसूस करता है वहाँ पर, वो ठीक तरीके से अपनी बात भी नहीं कह पाता है। जिस तरह का एग्रेशन होता है और उसी एग्रेशन का नतीजा था कि आप देखते हैं नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ, उसके बाद एक संप्रदाय के लोग सड़कों पर उतरने लगे, कई कंट्रीज़ में भारत के खिलाफ एक लामबंदी शुरू हो गई। तो एक पूरा तमाशा जो है वो क्रिएट किया जाता है केवल टीआरपी के लिए। तो क्या व्यावसायिक हित, राष्ट्र हित से या समाज हित से या मीडिया की जो बेसिक ज़िम्मेदारी होती है, उससे भी अब आगे निकल गए हैं? मीडिया का काम क्या है? सूचनाएँ देना या लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना या एक तरीके से बाद में अगर जो चीज़ें स्ट्रेंथन हुई, उसमें चलिए मनोरंजन के पेज जोड़ दिए गए, महिलाओं के लिए पेज जोड़ दिए गए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए, वो सारी सूचनाएँ देना हुआ करता था। लेकिन जो ये बदला हुआ मीडिया है, इसको आम दर्शक के लिए भी पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और अब तो जो हमारे 4 स्तंभ हैं, उनमें भी इसको लेकर के प्रश्न खड़े होने लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को आप देख रहे हैं, अपने सीनियर नेताओं को वो भेजते ही नहीं है चर्चा में। नौकरशाही हमेशा दूर ही रही है। कभी कोई रिटायर्ड नौकरशाह आ जाता है या सैन्य अधिकारी आ जाता है, पर वर्किंग तो कोई नहीं आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर फटकार लगाई है और ये कहा है कि सरकार को कुछ दिशा निर्देश तय करने चाहिए ताकि जो स्टूडियो में बैठ कर के नफरत फैलाया जा रहा है, समाज को, देश को विभाजित करने की कोशिश हो रही है, इस पर किसी तरह का अंकुश लगाया जाए। मेरे साथ एक ऐसे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, कई अखबारों में संपादक रह चुके, चिंतक मनीषी और आपके जाने पहचाने चेहरे जिनको आप बहुत लाइक करते हैं, उनको बुलाने की लगातार मेरे से अपीलें करते रहते हैं, भाऊ तोरसेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाऊ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, जिस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा हो चुका है और इसकी वजह से भारत को भी कई बार विदेशों की आक्रामकता का निशाना बनाया जाता है और बेवजह बनाया जाता है। क्या मीडिया का जो ये बदला हुआ स्वरूप है या जो उनके अपने हित हैं, वित्तीय हित हैं, वो इतने ज़्यादा अहम हो गए हैं कि जो समाज की समरसता है, सद्भावना है, जो एक अच्छा माहौल होना चाहिए, उसके लिए मीडिया को प्रयास करना चाहिए या ज़हर बोने का काम करना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी ज़ाहिर की है? ये तो अच्छा हो गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गई, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट या कानून का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था, इस पर कोई बोलने लगा तो भी
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला, ये चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती थी। तो इसलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ बोला, ये अच्छा हो गया। आपको याद होगा कि ट्रिपल तलाक हो या ये सब मामले थे, उस पर खुद कोर्ट को आगे आना पड़ा था। आज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब बोलते हैं कि एल्गार जो होता है, रिवॉल्यूशन जो होता है, क्रांति जो होती है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है। जी। तो इसमें एक गृहीत पकड़ा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। पिछले मानो 2-3 दशकों से एक बात दुनिया भर में हमने देखी है कि अभी गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही है। हम अगर बारीकी से देखें तो ये खुद को बुद्धिजीवी इंटेलिजेंसिया बोलने वाला क्लास है, जो कभी किसी विश्वविद्यालय के बड़े आजी या माजी कुलगुरु होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, या पुराने जजेस होते हैं, या पुराने नौकरशाह होते हैं, रिटायर्ड आर्मी वगैरह ऑफिसर होते हैं, ये जी। सब मिलकर मानो एक अलग एस्टेब्लिशमेंट हो गया और ये कहता है कि ये सही है, वो गलत है। मैं आपको एक याद दिला दूं, मेरा ख्याल है 25 साल पुरानी बात है। आज जो राज्यसभा के सदस्य है, हमारे महाराष्ट्र के बड़े ज्येष्ठ, जिनको सीनियर एडिटर माना गया, बुद्धिजीवी माना गया, कुमार केतकर, जी, महाराष्ट्र जी। टाइम्स हो, लोक सत्ता हो, ऐसे बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे और बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोचने वाले हैं, चिंतक जो है, आप मनीषी चिंतक बोलते हैं वैसे। उन्होंने एक महाराष्ट्र टाइम्स में 1996 में एक एडिटोरियल लिखा था, हितोपदेश। तो उन्होंने उस एडिटोरियल में एक पैराग्राफ लिखा था, वो मानो मुझे पूरा याद है। उन्होंने एक बढ़िया बात लिखी थी कि समाज का एक बहुत गिना चुना तबका है, वो मानो टारगेट करके बैठा है कि देश की जो राजनीति है या उनको गलत साबित करना, इसके लिए ये लोग घात लगाए बैठे हैं और जो कोई पॉलिटिक्स में है बस वो करप्ट है। और ये सब, और उसमें उन्होंने एक बढ़िया बात और लिखी थी। वो बात ये थी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये सबसे बड़ा एक पाखंड पैदा हो गया। पत्रकारिता ने राजनीति पर, समाज जीवन पर अंकुश रखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पत्रकारिता पर अंकुश कौन रखेगा? ये सवाल कुमार केतकर ने पूछा था 1996 में। आज वही कोर्ट बोल रही है कि इन पर अंकुश कौन रखेगा। क्योंकि आप पूछो, आप जो जो एंकर है, एंकर के बारे में पर्टिकुलरली बोला है, तो बिल्कुल, एंकर जब बिल्कुल। भी बात करता है तो उसको उल्टा सवाल पूछा गया तो बोलता है मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, मैं आंसर देने के लिए नहीं बैठा हूं। यानी खुद जो सवाल खड़ा करते हैं उसका ही जवाब उनके पास नहीं होता और वो मानो जज या न्यायाधीश बनकर बैठते हैं। बार बार जो एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल का क्या मतलब होता है? कोर्ट में जब एक ट्रायल होती है, उसका सुनवाई होती है, तो उधर कोई अध्यक्षता करने बैठता है तो एंकर क्या है? टीवी चैनल की जो चर्चा होती है, डिबेट होते हैं, उसमें एंकर कौन होता है? एंकर ही न्यायाधीश होता है ना। इसलिए तो जो ढंग से चलता है, जिस ढंग से चलता है, वो गलत है सही है बात अलग है, लेकिन वो खुद जज बने बैठे और यही बात गंभीर थी। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले कोर्ट ने इसके दखल लेनी चाहिए थी। बीच बीच में हो जाता है कि क्या डिबेट चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, एक कोर्ट में एक टिप्पणी हो जाती है, लेकिन उनको गंभीरता से रोकने की कोशिश नहीं होती। और जब इसी ढंग से कोई थोड़ा इधर उधर हो गया तो अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट हो जाती है। तो उसका कारण क्या था कि उसके खिलाफ खुद पॉलिटिशियन जज बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर सबसे बड़ा कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, एल्गार निकलना चाहिए, तो वो ऐसे जो यानी मीडिया है, एस्टेब्लिश मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर होना चाहिए। ये यानी नरेंद्र मोदी या गुजरात में कुछ हो गया
तो उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिखेगा और उसको आधार बना के शुरू हो जाता है, और इस देश का एक चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है, उसका वीसा अमेरिका में कैंसिल होता है। ये क्या मजाक बन गया? ये क्या? यानी हमारे यहाँ अभी तक कोर्ट ने जिस पर कोई ठप्पा तक नहीं लगाया, उसको अमेरिका घोषित कर देती है कि गुनहगार है। ये कितनी अजीब बात है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस पर बोलने लगी है, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका जो है उसकी नींद खुली है। भाऊ, ऐसे हमने कई एंकर्स देखे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जिनको आप कहते हैं, जो प्राइम टाइम पेश करते थे और अब वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, या उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए हैं या कोई दूसरा धंधा पकड़ लिया है। इनके अप्रासंगिक होने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? बिल्कुल यही है, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते आप भी शुरू में आपने इंट्रोडक्शन के समय बोला कि ये अपने टीआरपी या आर्थिक हित संबंध देखते हैं। मैं उसको आर्थिक हित संबंध नहीं मानता। ये जो मीडिया हाउसेस बने, देखो मीडिया हाउस जो है उसमें जिन्होंने पैसा लगाया वो धंधा करते हैं, और धंधा करने वाला समाज हित के बारे में कुछ नहीं बोलता। मैंने बहुत पहले एक यानी 90 के दशक में एक स्टोरी की थी, जो गुटखा वगैरह होता है, तो गुटखा कहाँ से शुरू हो गया? लोग तो पान वगैरह खाते थे, ये अचानक ये गुटखा कहाँ से आ गया वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैंने 90 के दशक में एक आर्टिकल लिखा था, गुटखा गुटखा कहाँ से, पान पराग वगैरह से शुरू हो गया। तो मैंने पढ़ा था उस वक्त कि जिस कंपनी ने या जिस इंडस्ट्रियल फैमिली ने गुटखा शुरू कर दिया था, पान पराग वगैरह, उनके घर में कोई पान तक नहीं खाता था। कितनी अजीब बात है देखो। यानी वो मानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उस पर धंधा करते, तो उनको पैसा कमाने से मतलब होता है। मुझे याद है एक बार कई फिल्मों के बारे में टीवी पर चर्चा चल रही थी, और जिसमें पैनलिस्ट करके बार बार बुलाए जाने वाले महेश भट्ट, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने जी, क्या जी। बताया था याद है आपको? कि मैं कॉर्नर पर खड़ी होने वाली वेश्या हूं, जहां पैसा मिलेगा वहां जाऊंगा। ये बुद्धिजीवी है, जिनको तीस्ता सेटलवाड वगैरह इकट्ठा करके गुजरात के मामले पर बवाल करते थे, और वो क्या बोल रहे हैं? मैं नाके पर, रास्ते के चौराहे पर खड़ी होने वाली वेश्या हूं, जहां पैसा मिलेगा वहां चला जाऊंगा। और वो बुद्धिजीवी मान के यहाँ इसमें एस्टेब्लिश किया जाता है। अगर आज हम मीडिया की हालत तो बड़ी पतली हो गई है। अब बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री पर गदा आ गई है, क्योंकि लोग इनको धुतकार रहे हैं। और ये बात हमें समझना जरूरी है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह बिल्कुल नाटक होता है, ये धंधे वालों का नाटक होता है। जब ये पकड़े जाएंगे, आपको याद है वो गोवा का मामला हुआ था, 2012 या ऐसा कुछ, तरुण तेजपाल का, तहलका। जी, जी। तो उस वक्त एक लड़की में, उनके कोई लड़की थी वहां काम करने वाली, उसने कंप्लेंट दी थी कि भाई हमको मॉलेस्ट किया गया वगैरह वगैरह। तब अपने डिफेंस में तरुण तेजपाल ने क्या कहा था कि गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सेक्युलर हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस जी। कारण से उस पर आरोप थे, उसके बारे में तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। यानी ये मानते कि बलात्कार भी करूं, मॉलेस्टेशन करूंगा, तो भी मैं सेक्युलर हूं, इसलिए मुझे माफी मिलनी चाहिए, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये जो सोच है, ये हमें समझना बिल्कुल जरूरी है। तो ये जो आ गया है कि हम टीवी पर कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये करने वाले कौन है? और एक बात बता दूं, मैंने पढ़ी थी कि ये जो नंगा नाच चलता है, क्या क्या पोर्नोग्राफिक दिखाया जाता है, अधनंगे लोग दिखाए जाते हैं, और उस पर से टीआरपी लाई जाती है। आज पोर्टल्स पर देखो जो कुछ है, उसमें नंगा नाच कितना चलता है। तो वो क्यों चलता है? हमारे मराठी में एक अखबार है, उसका पोर्टल भी बन चुका है अभी, और उसमें हाईएस्ट 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज जो है, वो दो लड़कों के साथ ये पोर्नोग्राफिक एक्शन, कपड़े डालकर पोर्नोग्राफिक एक्शन करने वाले, और वो बोलते हैं कि हमारा बहुत वैचारिक पेपर है।
जी, ये जी। जो बेशर्मी है, ये जो बेशर्मी फैली जा रही है, वो ऐसे ही मीडिया हाउस से फैली जा रही है, और इसका कारण भी आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल बहुत सही सारे, कह रहे हैं। मैंने अली सीना करके एक लिखने वाले, मूलतः ईरानी है, वो बाद में मेरा ख्याल है अमेरिका या कनाडा में जाके बसे, तो ये जिहाद के खिलाफ बहुत लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि हॉलीवुड में बैठे कुछ बुढ़े हैं, पैसा पैसा वाले कैपिटलिस्ट, इन्होंने आहिस्ते आहिस्ते हॉलीवुड कब्जा किया, और उसमें ये नगराना शुरू किया, उसको ही फैशन बोलो। तो इनकी जो विकृत परवर्ट आइडियाज है, वो फिल्मों में आने लगी, और उसको ही कला बोलो। ऐसे आहिस्ते आहिस्ते वो फिल्मों में था, जो विजुअल मीडिया में आ गया, और आज हम जो कुछ देखते, आज आप मुझे बोलिए, टीवी पर एंकर देखो ना, अरे कोई एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेता है, उससे भी ज्यादा अधनंगे होते हैं, एंकर लड़कियां होती है। इसको फैशन बोला जाता है, इसको फैशन बोला जाता है। तो ये जानबूझकर किया गया है। देखो, और एक बात बोल दूं मैं, जी, जी। मैं कहीं लिखते लिखते लिख गया था कि जब भीड़ बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है, तो जितने लोग नजदीक आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है पॉपुलेशन की, उतनी संस्कृति पतली हो जाती है। जी, जी। ये हमें समझना चाहिए। क्या करना है, मैं संस्कृति रक्षक नहीं मानता खुद को, लेकिन एक बात तो है, तो कि भाई गलत बात है तो गलत बात है, जब उसके परिणाम होते हैं तब हम चिल्लाना शुरू कर देते। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि मीडिया में ये सब हो रहा है, तो मीडिया में इसलिए हो रहा है कि जिनको मीडिया से, यानी वैचारिकता, कला, इससे कोई मतलब नहीं, उनके पास पैसा है, वो संस्कृति के, कल्चर के कपड़े उतार रहे हैं, और हम उसको मीडिया बोलते हैं, और हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और भावुक कोई पारदर्शिता भी नहीं, और एक बात बोल दूं, इसको जी, जी। अरे पारदर्शिता मतलब क्या है? मुझे एक बात जाते जाते आपको कहनी पड़ेगी। मुझे याद नहीं आ रहा है, हेलन वगैरह के जमाने में एक ऐसी वैम्पायर खलनायिका करके काम करती थी, कैबरे वगैरह करती थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने 10-15 साल पहले उसका इंटरव्यू देखा, तो बोली, मैं हैरान हूं, मैं वैम्पायर खलनायिका बन के पेश होती थी पर्दे पर, फिर भी जितना बदन खुला दिखाना है, उस पर एक पारदर्शक कपड़ा डाल देती थी। लेकिन आज की हीरोइन भी खुला बदन दिखाती है। यानी ये पारदर्शकता मतलब क्या है? नंगा होना। पारदर्शकता का मतलब क्या होता है? बौद्धिक पारदर्शकता होनी चाहिए। नंगेपन को कोई पारदर्शकता नहीं बोलता। तो अगदी इसका मतलब तो गाय, भैंस, कुत्ते, जानवर जो है, वो हमसे सबसे ज्यादा सुसंस्कृत हो गए, क्योंकि हम तो कपड़ा जब पहनते हैं तो ज्यादा पारदर्शक हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। तो ये जो आइडियाज करप्ट करते गए, आहिस्ते आहिस्ते करप्ट करते जाते। देखो, मैंने एक बार, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पहले हमने एक मोर्चा वगैरह निकाला था, तो हमारे एक दलित दोस्त थे, वो बोले सब वंचित दलितों का है, तो इसमें वेश्याएं, हिजड़े वगैरह क्यों नहीं चाहिए, तो उनको ही भी लाते हैं। तो हम वो कोठे पर वगैरह गए थे, तो वहां एक जो कोठे पर पहली बार लड़की आती है, उन पर बलात्कार करने वाले से मेरी मुलाकात हुई थी। वो जी। बहुत बड़ा, ऐसा मानो कि भगवान मानने वाला ऐसा था। बोला, बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, गंदा है, फिर भी मेरा धंधा है। बुरा लगता है बच्चियों पर बलात्कार करना, लेकिन उसने एक बात, 3-4 बार बलात्कार हो गया, तो उसके बाद उस लड़की को शर्म नहीं रहा। आज हमारा मीडिया जो है ना, वो बेशरम हो गया, उनको ऐसी किसी बात से शर्म नहीं आती। वो बोलते कानूनन सही है ना, कानून में नहीं पकड़ा जाऊंगा ना, तो सरासर नंगापन करूंगा। ये जो आ गया है, इसको मैं बेशरम बोलता हूँ, बेशर्मी कहता हूँ। भावुक कोई बहुत अननोन सा कोई भी आदमी या नेता जिसको कह दें, ऐसे तबकों का जो
जिसका मकसद ही नफ़रत फैलाना है, जिसका मकसद ही समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा करना है, जिसको देश को बदनाम करना है, समझी में, नासमझी में, ऐसे किसी नेता का बयान लेकर के आप घंटों-घंटों स्टूडियो में चर्चा करें और जो मूल मुद्दे हैं इस देश के, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर दें। ये मीडिया सुधरेगा कब? जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चैनलों पर जो बहस है वो बेलगाम होती जा रही है और नफ़रती बयान जो है वो रोके जाने चाहिए। हालाँकि उन्होंने एंकर के लिए कहा है, लेकिन मैं इससे आगे का सवाल करता हूँ, क्या केवल एंकर ही किसी चैनल में या किसी मीडिया हाउस में सर्वोच्च पद पर होता है? हाँ, वो एंकरिंग कर रहा है, उस समय उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो नफ़रत वाले बयान दे रहा है उसको रोके, टोके। लेकिन अगर पीछे से बैठा हुआ पीसीआर में उसका एडिटर चाह रहा है कि आग लगे और हमारी टीआरपी बढ़े, तो एंकर की क्या औकात बनती है कि वो किसी को रोक पाएगा? तो मीडिया कभी सुधर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि एक बात आप समझ लो, सीधे से और साफ समझ लो कि कोई भी, हमारे मराठी में एक कहावत है कि ताजा खाली बसून दूध प्यायला तरी लोक पाणी प्यायला समजणार. यानी ताड़ का जो पेड़ होता है, तो वो ताड़ से निकाली जाती है, उसको ताड़ी या शराब जैसा होता है। तो अगर जी। उसके पेड़ के नीचे बैठ के या शराब के ठेके के बाजू में बैठकर आप दूध या लस्सी पियो, देखने वाला तो मानेगा कि ये शराब पी रहा है। कौन गधा जाकर शराब की दुकान के बाजू में बैठकर चाय या लस्सी पिएगा? तो आपको पता है ये कौन क्या बोलने वाला है। ये जो अलग-अलग तरीके के मौलाना वगैरह बुलाए जाते हैं, या कोई, हमको हिंदुओं में भी मालूम है ये सरफिरा है, तो उसको क्यों बुलाते हो आप? आपको मालूम है पहले से, तो आप उसको जानबूझकर बुलाते हो। आप जानबूझकर बुलाते हो ताकि आग लग जाए, यही तो आपका मकसद है। तो जी। इसलिए एंकर को मैं आपको एक बात, जब वो अफगानिस्तान में अमेरिका वगैरह घुस गया था, ट्विन टावर्स गिराए गए थे, उस वक्त की मुझे याद है। उतने तो हमारे यहाँ चैनल नहीं थे, एनडीटीवी या वो स्टार न्यूज वगैरह था, जी हाँ, जी हाँ। जो एनडीटीवी चलाता था, स्टार न्यूज था। तो उस पर एक चर्चा थी जिसमें शबाना आजमी भी थी, और जुम्मा मस्जिद के जो शाही इमाम थे कोई, वो थे। तो जब शबाना आजमी ने उनको अच्छा सवाल पूछा था, बरखादत वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी, वी द पीपल, हम जी, लोग जी। वगैरह कुछ। तो शबाना आजमी बोल गई कि मौलाना आप इतना, इमाम साहब आप इतनी बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में बैठकर क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कंधार चले जाते? तो उन्होंने बोला था हम रंडियों से बात नहीं करते। बाद में जब उस वक्त मैंने वो सुना, लेकिन जब उसका रिपीट देखा तो वो उनका शब्द उन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन ऐसे इंसान को बुलाया क्यों? ऐसे इंसान को बुलाया क्यों? शबाना के आंखों में आंसू निकल आए थे। और एक बात बता दूं, मुझे एक बात याद है। शबाना आजमी उस वक्त राज्यसभा की मेंबर हुआ करती थी। उनके हस्बैंड है जी। जावेद अख्तर। उनको एक प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई ने बुलाया था। तो उनको पूछा गया कि भाई, ये जो होता है क्या, अजान होती है, अजान से जो तकलीफ लोगों को मुहर्रम में देर दर तक तकरीर चलती है, उसकी तकलीफ जी, जी। होती है, तो उसको अगर रोका जाए तो ये अन्याय नहीं है क्या? तो जावेद अख्तर बोला नहीं, ये तो बात होती है, लेकिन आपको, हाँ नहीं, उन्होंने, राजदीप ने उनको पूछा था क्या हिंदुओं पर भी अन्याय होता है भारत में? तो उन्होंने एक बिल्कुल सही, जावेद अख्तर ने जवाब दिया था कि मैं तो शबाना का पति हूं, तो मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है। तो एक बार गरबा चलता है नवरात्रि में, उसके जी। खिलाफ ताड़देव से कोई कंप्लेंट आ गई, तो मैंने वहां के पुलिस थाने को फोन कर दिया कि भाई ये देर तक चल रहा है, बच्चे स्टडी वगैरह कर रहे हैं, उनका नुकसान होता है, तो रोको। जी। तो मैंने फोन कर दिया,
तो 20 मिनट में उस औरत का मुझे फोन आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपने काम किया। वो तो आवाज बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुहर्रम था और उसी तरीके की कंप्लेंट आई थी, तो मैंने पुलिस थाने को फोन कर दिया, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर उसी आदमी का फोन आ गया, तो मैंने पुलिस थाने को फोन कर दिया कि भैया आपने क्यों नहीं किया ऐसा। वो बोला वो नहीं कर सकते हम, वो नहीं कर जी। सकते। यानी गरबा, रास गरबा है वो बंद कर दिया। लेकिन उसी मुंबई में उसी पुलिस ने देर तक जो मुहर्रम का तकरीर चल रही थी कुछ, तो उस पर रोक नहीं लगा दी। तो ये एक तरीके से हिंदुओं पर अन्याय है। तो ये कौन बिल्कुल। बोल रहा है? ये जावेद अख्तर बोल रहे हैं। और उस पर एंकर, आप एंकर की बात कर रहे हैं ना, तो एंकर राजदीप सरदेसाई थे। उनकी टिप्पणी क्या थी मालूम है आपको? हाँ, वो तो जी। जावेद अख्तर तो स्क्रिप्ट राइटर है, वो कहानी कहां से कहां पलट देते। तो एंकर कहां गुनहगार होता है, इसका ये सबसे बड़ा जवाब है। और भाव गुजरात दंगों पर जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी, उस पर तो बाद के वर्षों में खुद राजदीप सरदेसाई ने स्वीकारोक्ति की थी कि हम लोगों ने कुछ तो ज्यादती कर दी थी, हम कुछ बियॉन्ड द लाइन चले गए थे। ऐसे लोग भी बेशर्मी के साथ मीडिया में हैं, अभी भी हैं। अभी भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो खुलेआम चलता है, देखो खुलेआम चलता है। और इनको रोकने की कोशिश करो तो आपको गोदी मीडिया बोल देंगे, गोदी मीडिया बोल देंगे। यानी इनका कहने का मतलब आप समझो, ये संस्कृति वगैरह की बात अलग है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम ही संस्कृति है, हम ही इंडिया है, हम जो बोलेंगे वो इंडिया है, हमारी आइडिया ही इंडिया है, ओरिजिनल इंडिया कुछ नहीं है। हम जो आइडिया पेश करते हैं उसी आइडिया को इंडिया मानो, ये इनका आग्रह रहता है। तो ये इनका एक एजेंडा बनता है और वो एजेंडे से सब जगह चर्चा वगैरह शुरू हो जाती है। तो इसके अब अच्छा हो गया सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें दखल दे दिए। इस पर आगे चलकर कुछ होता है, देखो अभी, हाँ यही खबर मैंने कल हमारे लोकसत्ता के पोर्टल में, मराठी पेपर के पोर्टल में पढ़ी। तो हेडिंग क्या है मालूम है उसका? तो हेडिंग देखा तो मैंने वो खबर पढ़ ली। तो हेडिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के कान पकड़े। खबर क्या है देखो, बताइए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के कान पकड़े। किस लिए कान पकड़े? कि इस ढंग से जो आग लगाई जाती है, वो क्या आप सिर्फ कोई दर्शक बन के देखते रहोगे, कुछ करोगे नहीं? यानी ऐसे ही आग लगाने वाला एक पेपर अपनी नालायकी के बारे में मोदी सरकार के कान पकड़ रही है, ऐसी खबर देते। तो कैसी खबर मिसलीड की जाती है, ये हमें समझना जरूरी है। तो ये बाहु। देखते हैं अभी उसमें क्या मोदी सरकार क्या करती है। क्या मोदी सरकार तो करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ऐसी कोई भी बात हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठती। देखो वाजपेयी के जमाने से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ट्रिपल तलाक और जो कॉमन सिविल कोड है उस पर कुछ करो। तो उस पर कम से कम मोदी सरकार ने कुछ तो कदम उठाए, बाकी कोई उठा नहीं रहा था। तो ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है, तो उस पर आगे चलकर मोदी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। सवाल यहाँ ये भी उठता है भाऊ कि जो संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धाराएं हैं, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें कहनी शुरू कर दी जाती हैं। जब जब इस तरह की बातें आती हैं या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप इनको निगमित करिए या कुछ दिशा निर्देश जारी करिए, कुछ ऐसे उपाय करिए कि इन पर अंकुश लगे, तब लोग कहते हैं कि साहब मीडिया की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी वो खुद भी अपने आप में सुधार करने को तैयार नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे या जो व्यवस्था है, सरकार है, वो कुछ करना चाहे, उसको भी नहीं करने देंगे। फिर रास्ता क्या है? देखिए मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आखिरी रियासत थी मराठा, देश में ब्रिटिशों का अमल हर जगह शुरू हो गया, तो आखिर में अगर कोई रियासत खाली कर दी गई थी,
तो वो थी मराठाओं की। तो उसके बाद जो महाराष्ट्र यानी मुंबई इलाका था, उसके जो गवर्नर बने एल्फिंस्टन, तो उसके बाद जब गवर्नर जनरल थे, उनके पास कोई प्रस्ताव आए थे कि भारत में मीडिया यानी भारतीय मीडिया शुरू होगा, अखबार शुरू हो गए। तो एल्फिंस्टन ने बढ़िया एक खत लिखा था गवर्नर जनरल को कि सोच समझकर उस पर डिसीजन कीजिए, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन होता है। कितनी बड़ी बात। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये समझो 100-150 साल पहले की, मेरा ख्याल है 200 साल पहले की होगी, 1820 या 1830 वगैरह की बात है। ये हमें समझना जरूरी है। 200 साल पहले एक गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर ने ये अपने गवर्नर जनरल को लिखा था, इनसे संभल कर रहिए, ये फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन होते हैं। तो आज के पॉलिटिशियन अगर ओरिजिनल पॉलिटिशियन फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन से हाथ मिलाए तो क्या हालत होगी, इसकी सोचिए सर। और भाऊ, आखिर में मैं एक टिप्पणी इस पर भी जरूर चाहूंगा। आपने एकाधिक बार तो मेरे प्रोग्राम में भी कहा है, अपने चैनल पर भी आप कहते रहते हैं कि जो ये आज का मीडिया है, यही विपक्षी दलों की एक्चुअल में भूमिका निभा रहा है। विपक्ष तो कई बार जो मुद्दे हैं उन पर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। और ये जो मीडिया है, ठीक है, ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बोलिए, उनकी कमियां निकालिए, तमाम तरह की बातें मीडिया के बारे में कह दी जाती हैं। और अगर जो तटस्थ होकर के बात करते हैं, हम हैं, आप हैं, दूसरे लोग हैं, उनको बड़ी आसानी से आजकल गोदी मीडिया का नाम चस्पा कर दिया जाता है, गालियां निकालनी शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन ये जो विपक्ष की भूमिका में, और वो भी ऐसी भूमिका में जैसी स्वीकारोक्ति अभी राजदीप सरदेसाई कर रहे हैं कि गुजरात में जो रिपोर्टिंग हमने की थी उस समय, उसमें ज्यादती की थी नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ में। अगर इस तरह की आप विपक्ष वाली भूमिका में हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है इस देश का और मीडिया का। जो मीडिया की साख गिरी है, क्या इसकी बड़ी वजह यही है? क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कहते हैं कि हमने तो अब जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो देखना ही बंद कर दिया है। हम तो अब यूट्यूब पर आते हैं, यहाँ हमारी भूख शांत हो जाती है, यहाँ हमें पर्याप्त सूचनाएं मिल जाती हैं। तो लोगों का मोह भंग होता जा रहा है इन लोगों से, इनकी साख भी डाउन हो रही है। नहीं, वो तो होता ही है। एक बात आप समझ लो, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र की पहली राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल। आपको मालूम है, प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो कम से कम 20 ट्रक माल लेके गई थी। उसके बाद जी हाँ, जी हाँ। गवर्नमेंट को बताना पड़ा ये चीजें आप ले नहीं जा सकती, आपको वापस भेजनी पड़ेगी। मतलब क्या है? मतलब यही है, एक सीधा साधा मतलब है कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से राष्ट्रपति पद की जो प्रतिष्ठा थी वो कम हो गई। दूसरी तरफ जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की साख बढ़ी थी। तो आप कहाँ बैठते हो उससे आप कुछ भी बनते हो दिखाई देता है, लेकिन आप जिस पद पर बैठे हो उस पद की साख बढ़ानी चाहिए, वरना आप जहां बैठे हो वहां से उस पद की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। ये हुआ है। तो आज भी हम एक बात आप समझ लो कि आज का मीडिया मीडिया है ही नहीं, मीडिया है ही नहीं। मैं तो मानता नहीं, लोग भी मानने नहीं लगे। अब हमारा यूट्यूब चैनल अगर कोई देखता है तो एक बात समझना जरूरी है कि वो अपने जेब से ज्यादा पैसा खर्च करता है, उसको डेटा खर्च करके यूट्यूब देखना पड़ता है। और दिन भर का 1 रुपया भर के कोई भी चैनल मिलता है, उसकी खबरें उसको नहीं देखनी है। जब लोग बोलते हैं ना यहाँ के कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दिया, उसका मतलब क्या है? फ्री मिलता है वो हमें नहीं चाहिए। हम अपने जेब से पैसा खर्चा करेंगे लेकिन आपकी बात सुनेंगे, इसका मतलब साफ है।
मतलब यही है कि आज का मीडिया लोग मानते नहीं कि ये मीडिया है। और हमारे मराठी में कहावत भी अच्छी है, मानला तर देव नहीं तो दगड़। यानी पत्थर जो होता है उसको कोई सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, लोग माथा टेकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। इसका मतलब है हम मानते हैं इसलिए वो भगवान होता है, लेकिन जिस दिन हम मानेंगे नहीं ये तो पत्थर है, तो पत्थर बन जाता है। तो मीडिया कानून के या कुछ एस्टेब्लिशमेंट से मीडिया नहीं बन जाता। जब तक लोग लोग और भगवान या मीडिया क्यों, कानून क्या होता है? एक जाते जाते एक आपको बात बता दूं। जी, मैंने कहीं पढ़ा था सोक्रेटिस की बात। तो सोक्रेटिस को पूछा गया कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं कि जिसके आधार पर कोई भी सत्ता बहुत समय तक, बहुत सालों तक चल सकती है। तो उन्होंने बताया था 3 चीजें होती है। एक होता है अन्न, खाना। दूसरी बात है कानून, यानी कानून का राज। और तीसरी बात होता है विश्वास। ये 3 चीज रहेगी तो वो सत्ता, वो साम्राज्य बहुत समय तक चलता रहता है। तो जी, उनका जो एक चेला था उसने पूछा कि अगर 3 चीजें नहीं है, 2 ही होनी चाहिए, अगर तीसरी नहीं ला सकते, तो इसमें से कौन सी चीज ड्रॉप करके भी सरकार चल सकती है? तो उन्होंने बोला था कि कानून नहीं होता होता है तो भी चलेगा, लेकिन खाना लोगों को चाहिए, क्योंकि लोगों को जिंदा रहना पड़ता है। और सही है। लोगों का सरकार पर जो विश्वास है वो होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर दोनों में से एक ही चुनना है, तो बोला अन्न नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आधे जी, पेट जी, भी जी। लोग उस सरकार को चला लेते हैं, लेकिन उस सरकार पर, उस राज्यकर्ता पर लोगों का विश्वास होना चाहिए। मीडिया की बात भी अलग नहीं है। लोग मीडिया को मीडिया मानते थे, तब तक वो मीडिया था, पत्रकारिता थी। आज वो लोग नहीं मानते। आज मानो हैंडबिल जैसे हो गए, पेपर के पन्ने बड़े, लेकिन उसका पढ़ने वाला कितना बचा है? बिल्कुल नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि ये जो खबर देते हैं उस पर किसी का भरोसा ही नहीं है, विश्वास उठ गया। तो ठीक है, वो बनाकर परोसते रहे। आहिस्ते अभी देखो, मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारे पेपर बंद हो चुके हैं। मुझे उत्तर भारत की तो बात मालूम नहीं है, लेकिन जी, जी। बहुत सालों से मैंने खुद लिखा है। लोक प्रभा करके इंडियन एक्सप्रेस का एक वीकली हुआ करता था, 1 नंबर का वीकली हुआ करता था 80 और 90 के दशक में। आज वो बंद हो चुका है। बहुत सारे पेपर, उनकी अलग अलग एडिशंस बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? क्योंकि उसमें पढ़ने जैसा कोई है नहीं, है ही नहीं ना। तो उस कारण वो बंद हो चुका है। आज हम देखते हैं कि ये सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार है। वो बाइकॉट गैंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने तो उनकी बोलती बंद कर दी है। बहुत सारी फिल्में करोड़ों लगाकर फ्लॉप हो गई, और उनसे भी कम लागत से द कश्मीर फाइल बनी, उसमें तो बिजनेस कर दिया। क्यों बिजनेस बिल्कुल, कर दिया? क्योंकि लोग तुमको अभी नहीं मानते। आप खुद को कितना भी सुपरस्टार मानो, लेकिन आप उनको, लोग उनको सुपरस्टार नहीं मानते। मीडिया की भी वही बात हो गई है। बड़े बड़े क्या हालत है, कहाँ है वो बरखा दत्त, कहाँ है वो एनडीटीवी? भारत का टेलीविजन का जो जमाना है वो शुरू करने वाले प्रणय रॉय थे, एनडीटीवी कंपनी थी। आज उसका नामो निशान। वो अदानी खरीद रहा है उनको, सस्ते दाम में बिल्कुल। खरीद रहा है। वो खरीद रहा है वो तो बात छोड़ो, सस्ते दाम पर खरीद रहा है। और मुझे याद है जब स्टार न्यूज से अलग हुए प्रणय रॉय, उनका सब कंटेंट जनरेशन करते थे, अलग हुए। उन्होंने खुद के एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया 2 चैनल शुरू किए। मेरा ख्याल है 2002 या 2003 में। तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारी ऐड की थी। वो कविता थी, इसलिए सच बताते हैं हम, इसलिए जी, सच दिखाते हैं हम। ऐसी कोई कविता थी। क्योंकि हाँ। दुनिया के बाजार में सच्चाई सस्ते दाम में बेची न जाए, ऐसी एक लाइन थी उस कविता में, याद होगा आपको। जी हाँ, और जी हाँ। आज अदानी इनके शेयर बिल्कुल सस्ते दाम में खरीद रहा है। तो ये कैसी विडंबना है? जिस जिस टीवी इंडस्ट्री की या अलग अलग चैनल की
शुरुआत जिसने की थी उसकी टैगलाइन थी, हम इसलिए सच दिखाते हैं क्योंकि सच सस्ते दाम में ना बेची जाए, आजादी सस्ते दाम में बेची जाए। उसको रोकने आए थे और क्या हो गया? ये पुराने बिल्कुल सही। जमाने के अरविंद केजरीवाल है, आज के जमाने के केजरीवाल तो हम देखते हैं। तो केजरीवाल आते रहते हैं, अलग अलग रूप बदल कर आते रहते हैं। जैसे वो कोई मारीच ऋषि था, वो हिरण का रूप लेकर भागते सीता माई को दिखाई दिया था। रावण भी था, कुछ साधु का रूप लेकर आ गया था। तो इसी रूप से ये लोग आते हैं, और ये हमारी माइथोलॉजी नहीं है। कुरान में भी सैटेनिक वर्सेस है ना, शैतान ने भी पैगंबर से कुछ गलत आयतें बोल कर ली थी। तो ये होता जी, जी। रहेगा, इंसान की जिंदगी में, जमाने में ये होता रहा है। भाऊ बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही अहम विषय पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।